हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीपीएससी जो टेस्ट सीरीज चला रहे थे ना, उसका दूसरा टेस्ट सीरीज लाए हैं और इसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कमी रह गई थी, तो इसमें नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसका जो ना आंसर होगा ना, चाहे 2 वीडियो बन जाए लेकिन इसका आंसर होगा डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इससे आपको मतलब कभी इधर उधर टाकना झाँकना ना पड़े, आपका पूरा जीके यहीं से कंप्लीट हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। तो इसका आंसर जो है ना वो बी है, यानी थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। तो अब इसका आंसर और जो है वो देखिए, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान में ईरान जो है वो भी अफीम आदि के नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। फिर जो 90% अफीम का उत्पादन जो है ना अफगानिस्तान अकेला करता है। फिर गोल्डन ट्रायंगल टूर एक आता है, वो आपका क्वेश्चन से आ सकता है, तो उसके अंतर्गत पता है दिल्ली, आगरा, जयपुर शहर आता है। फिर बरमूडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर क्षेत्र में है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है, ये सभी को पता है, आर्कटिक में है। तो इसका हम आंसर डिटेल से थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर है दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय शोध केंद्र है। तो इसका आंसर, आई एम सॉरी, आर्कटिक बोल दिए, गलत है। इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसका आंसर अंटार्कटिका है, जिसकी स्थापना 1983-84 ईस्वी में की गई थी। इसका मतलब दूसरा शोध केंद्र मैत्री है, पहला गंगोत्री, दूसरा मैत्री है। इसकी स्थापना जो है मैत्री का 1989 ईस्वी में की गई थी। तीसरा एवं नवीनतम शोध केंद्र भारती की स्थापना 2012 में की गई है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, गंगोत्री, मैत्री और भारती। भारत ने अपना राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थापित किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट राम चरण जी थे। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल ड्रमसक्टू है। भारत का पहला 21 सदस्यीय अभियान दल डॉक्टर एस जेड कसिम के नेतृत्व में 1982 में अंटार्कटिका पहुंचा। अब हिमाद्री आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, और जो आर्कटिक है ना उसमें हिमाद्री है, ठीक, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, आर्कटिक के लिए हिमाद्री और अंटार्कटिका के लिए 3 है, गंगोत्री, मैत्री और भारती, तीनों में टी लगा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत पहला पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। ये पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उन राज्यों को दिया जाता है जिसने पंचायतों के कार्य की निगरानी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग है जो कैंसर उपचार, औद्योगिक रेडियोग्राफी आदि में किया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 की कमी से जो है ना एनीमिया तथा पांडु रोग होता है। विटामिन B6 का नाम पायराडॉक्सिन है, जिसकी कमी से त्वचा संबंधित रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना एवं जीभ पर छाले पड़ने लगते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार, ये तो पता ही होगा किसके लिए विख्यात है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो नौ नालंदा महाविहार जो है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यह बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन एवं अनुसंधान का केंद्र है। इसकी नींव बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। 20 नवंबर 1951 में नालंदा में नौ नालंदा महाविहार स्थापित हुआ था। यहाँ अन्य देशों से भी छात्र शिक्षा के लिए आते हैं। नौ नालंदा महाविहार को भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। नवंबर 2019 में नौ नालंदा महाविहार का 69वां स्थापना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से, यानी परमानेंट अस्थायी बंदोबस्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु समझौता हुआ था, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 में लागू किया था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था
कंपनी ने ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूमि पर लागू की। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। वास्तव में कॉर्नवालिस स्वयं एक जमींदार परिवार से संबंध रखता था। उसके अंदर यह भावना थी कि अंग्रेजों द्वारा यह भूमि व्यवस्था लागू करने से उन्हें एक स्वामी भक्त वर्ग मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 में नियुक्त अंशुला कांत निम्न में से किस बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थी? तो इसका आंसर होगा बी, यानी विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 में नियुक्त अंशुला कांत SBI बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थी। 12 जुलाई 2019 को अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष डेविड मालपस है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? तो इसका आंसर होगा सी, हाल ही में पैट्रिक पिचेट ट्विटर बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। पैट्रिक पिचेट ट्विटर के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO थे। इन्होंने 2008 से 2015 तक गूगल के CFO के रूप में कार्य किया था। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती ओमिड कोर्डेस्टानी का जगह लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है जो उत्तराखंड में अवस्थित है। अब हिमनद की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो गंगोत्री भी है उत्तराखंड में जिसका 25 किलोमीटर क्षेत्रफल है। रंडून है तो 16 किलोमीटर है। कंचनजंगा है तो 16 किलोमीटर ये भी है। केदारनाथ तो 14 किलोमीटर, मतलब ये सब एक जगह पर नहीं है लेकिन ये हिमनद है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो गुरुत्व जी का स्थिरांक जी के सापेक्ष है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, यानी गुरुत्व जी का स्थिरांक जी के सापेक्ष है। स्मॉल जी बराबर बड़ा GM/r²। अब जी का मान की बात करें तो बड़ा जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब जी के मान की खोज जो है, बड़े जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। पंजाब गेहूं के उत्पादन प्रति हेक्टेयर के प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य भी है। अब चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और भारत विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। बिहार में किसान आंदोलन को संगठित एवं निर्णायक मोड़ देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। स्वामी सहजानंद ने वर्ष 1928 में किसान सभा और वर्ष 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया तथा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा प्रथम महासचिव NG रंगा थे। उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक, भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो तो सबको पता है एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत की राजधानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बना जिसमें विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया। अब 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुडुचेरी ऐसे संघ शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे संघ शासित प्रदेश है जहां विधानमंडल के साथ साथ मंत्रिपरिषद का भी अस्तित्व है। 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग गठित किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आर्थिक नियोजन विषय है। तो ये सबको पता है कि आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची यानी जिसमें 100 विषय है, राज्य सूची जिसमें 61 विषय है और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय है का उल्लेख है। समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अनुसूची 10 जो है दल बदल विधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि बिहार का नगरीकरण का प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार 11.29% है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है जिसमें कि मात्र 10% नगरीकृत लोग रहते हैं और सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है जिसमें 62.17% है। भारत में सबसे अधिक नगरीकृत आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला राज्य दिल्ली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक
मतलब सर्वाधिक नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो घटता जाता है, जहाँ तक हमें पता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अच्छा, प्रथम क्षेत्र का घटता जाता है और तृतीय का बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं? जैसे सेवा, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद का अंश बढ़ता जाता है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% अनुमानित है। भारत की लगभग 48% जनसंख्या को रोजगार कृषि क्षेत्र ही प्रदान करता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र है। देश के राष्ट्रीय आय के आकलन में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का योगदान होता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कि कृषि, वन, मत्स्य, खान, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण एवं निर्माण तथा तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान होता है। स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है। वित्त, बीमा और रियल एस्टेट के बाद व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट आदि जीडीपी में अधिकतम प्रतिशत का योगदान देते हैं। 1950-51 में भारत की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 54.88% था, जो कि अभी लगभग 14% हो गया है शायद। 18 की बात करें तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गिरफ्तार किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ई आंसर होगा। श्री योगेंद्र शुक्ल पर ब्रिटिश सरकार ने 5000 का इनाम घोषित कर रखा था। इन्हें बक्सर जेल में रखा गया था, जहां मार्च 1944 में इन्हें भूख हड़ताल शुरू किए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके पटना लाया गया। यहां से उन्हें बक्सर के कारावास में डाल दिया गया। श्री योगेंद्र शुक्ल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सेनानी एवं समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के प्रमुख सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के साथ योगेंद्र शुक्ल 9 नवंबर 1942 को जेल से फरार हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वर्तमान में बिहार के चुनाव आयुक्त HR श्रीनिवास है। इसके पहले श्री अजय नायक थे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो सुनील अरोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 1 जुलाई 2019 को जल शक्ति अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, क्योंकि 1 जुलाई 2019 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति अभियान शुरू करने की घोषणा की गई। यह अभियान 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक मानसून के मौसम के दौरान नागरिक भागीदारी के माध्यम से संचालित हुआ। जल शक्ति अभियान का लक्ष्य जो था वो जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल उपलब्धता करना है। जल शक्ति मंत्रालय का लक्ष्य साल 2024 तक देश के हर घर में पीने का साफ पानी मुहैया कराना है। हर घर नल जल बिहार सरकार के 7 निश्चय में से एक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। अनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति के सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर का प्रयोग जलयान में किया जाता है। ऑडियोफोन का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी शुद्ध रक्त जो है वो धमनी से होता है। अशुद्ध रक्त जो है सिरा से होता है, इसमें तो मिला के दिया गया है। रक्त की कमी से एनीमिया होता है। रक्त का थक्का बनना फाइब्रिनोजेन कहलाता है। अब रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। यह एक संयोजी उत्तक है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी के कणों की गणना के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त में आरबीसी का जीवनकाल सर्वाधिक होता है।
प्लोमंडी सीरा में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। आरबीसी की संख्या बढ़ने को पॉलीसिथेमिया कहते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने को ल्यूकेमिया कहते हैं। ओके, 23 की बात करें तो एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है स्थिरता का जड़त्व है, यानी आंसर बी होगा। स्थिरता के जड़त्व के कारण एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो है गाड़ी के संपर्क में है, वह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। स्थिरता के जड़त्व का उदाहरण है जैसे पेड़ को हिलाने पर उसके फल का टूटकर नीचे गिर जाना, यानी उसका फल तो गिरता है, टहनी है जो हिलता है, लेकिन उसका जो जड़ है वो नहीं हिलता। फिर कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण का झरना। तो और फिर बाह्य के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को कोशिकत्व कहते हैं। किसी सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ना या उतरना केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। दैनिक जीवन में कोशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे सूखते हुए स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाता है। हीरे का अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42, ये तो सबको पता है होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो ये बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने से हीरे चमकते हैं। अब अपवर्तनांक कोई पूछ दे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो निम्नलिखित में से किन महासागरों का निर्माण पैंजिया के टूटने के कारण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी महासागरों का निर्माण जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के कारण हुआ है, ना कि पैंजिया के टूटने के कारण। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर सभी का निर्माण अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के कारण हुआ। तो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो उसमें पैंजिया और पैंथालासा दो निर्माण हुआ था। तो इसमें बोल रहा है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी अभी महासागर, आर्कटिक महासागर सभी का निर्माण पैंजिया के टूटने के कारण ही हुआ है। फिर वेगनर जो थे वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1912 में अपना प्रसिद्ध महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था 15 करोड़ वर्ष पूर्व। अब ये सिद्धांत क्या है तो वो देखिए, 15 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप पैंजिया नामक एक ही महाद्वीपीय पिंड से सटे हुए थे। तो वो जो महाद्वीप के खंडित होने से पश्चिम की ओर अमेरिका का विस्थापन हुआ, उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय पर्वत हिंद महासागर का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक केवल आर्द्रता एवं तापक्रम नियंत्रित करता है। एयर कंडीशनर जो है तापक्रम, आर्द्रता एवं वायु की गति नियंत्रित करता है। अतः एयर कंडीशनर आर्द्रता एवं तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। वातानुकूलक का आविष्कार निकोला यानी एसी का आविष्कार निकोला टेस्ला ने वर्ष 1988 में अमेरिका में किया था। इंटरनेट का जनक जो है वो विंस्टन जी सर्फ है। मोबाइल फोन के जनक मार्टिन कूपर है। उपग्रह प्रणाली का आविष्कारक आर्थर क्लॉक है। 28 की बात करें तो मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब 85 डेसिबल होता है। WHO के अनुसार 85 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 से 40 डेसिबल होता है।
सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुम्बकीय तरंग। ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है। रॉकेट प्रक्षेपण के समय ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो 150 डेसिबल होती है। बिजली की गड़गड़ाहट 110 डेसिबल तीव्रता की होती है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रवित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। द्रवित या गले सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारत का नाभिकीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। 15 नवंबर 1983 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग पाढ़ांश मतलब जो गद और पद होता है ना, तो पदांश डाटा संशोधन हेतु MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रलेख रचना प्रणाली है। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार की मुद्रण योग्य सामग्री की रचना एवं संपादन में किया जाता है। MS वर्ड को 25 अक्टूबर 1983 को रिलीज किया गया था। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग नाम से भी जाना जाता है। 31 की बात करें तो ऑपरेशन पवन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन का संबंध श्रीलंका के जाफना IPKF ऑपरेशन से है। अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति रक्षक सेना IPKF द्वारा भारत श्रीलंका समझौते के तहत लिट्टे के नियंत्रण वाले जाफना में चलाए गए अभियान को ऑपरेशन पवन का कोड नाम दिया था। 3 हफ्तों तक चले इस अभियान में IPKF ने जाफना को तो लिट्टे से मुक्त करा लिया, परंतु इसकी कीमत 214 भारतीय सैनिकों की जान से चुकानी पड़ी। 29 जुलाई 1987 को राजीव जयवर्धने समझौता के परिणाम स्वरूप IPKF श्रीलंका गया था। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या लिट्टे द्वारा ही किया गया। लिट्टे जो था ना वो श्रीलंका में मतलब एक समूह था वामपंथी का। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी विलियम हेनरी ब्रैग अपने बेटे के साथ भौतिकी विज्ञान के नोबेल पुरस्कार सह विजेता थे। नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया जाता है, 1901 से दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड 1969 से दिया जाता है। ब्रिटिश भौतिक एवं रसायन विज्ञान विलियम हेनरी ब्रैग ने वर्ष 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया। अपने पुत्र के सहयोग से उन्होंने एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया। इस यंत्र की सहायता से परमाणु और क्रिस्टलों के विन्यासों को स्पष्ट किया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। महाविस्फोट के बाद जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में हीलियम सर्वाधिक पाई जाती है। भूप्रपट्टी पर दूसरी सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व सिलिकॉन है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। तो आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा अब दूर हो गया। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, भूप्रपट्टी पर पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन और पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल है। यह आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन तथा थोड़ी मात्रा में एथेन, प्रोपेन आदि गैसें होती है। ईथर, अल्कोहल और वाटर गैस यानी CO+H2 का भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आते। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस में लगभग 80% मीथेन रहता है। 35 की बात करें तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंड है।
यानी राइजोम, जो कि एक अंतर्भौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले एवं रंग कारक आदि के रूप में किया जाता है। हल्दी अदरक की एक प्रजाति है। हल्दी जिंजीबर ऐसे कुल का कुरकुमा डोमेस्टिका या कुरकुमा लॉन्गा है। हल्दी का रंजक पोटाश कुरक्यूमिन है, जिसकी मात्रा लगभग 0.3% रहती है। लहसुन, प्याज, आलू, अदरक आदि तने से प्राप्त होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन हम 36 की बात करते हैं। तो 36 क्या है? तो फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि फंक जो थे वो पोलिश वैज्ञानिक मतलब कहा जाता है। वर्ष 1911 में पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। विटामिन की खोज किए थे। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। एंजाइम शब्द को विल्हम कुहने ने दिया था। एंजाइम की खोज फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एनियल्स पाइन ने 1833 में की थी। अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। तो एंथोफोबिया निम्न से किसका डर है? तो एंथोफोबिया पुष्पों से डर है। एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोन सफेबोस से हुई है। इसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भागों से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत या काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। अब पायरोफोबिया की बात करें तो आग से भयभीत होना। हाइड्रोफोबिया जल से भयभीत होना। फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है वह है बी, यानी हेपेटाइटिस बी पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। तो हेपेटाइटिस बी रोग HBV विषाणु के कारण होता है। इस विषाणु का संचरण संक्रमित रक्त या लैंगिक संपर्क के द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण होता है। हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। अन्य सभी बीमारियां जैसे हैजा टाइफाइड जल जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो निम्नलिखित नहीं, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास कोयला की खोज से संबंधित रहा है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस प्रदेश के विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी में कोयले की खोज से है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। एंटासाइट सबसे उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का प्रकार है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। एंटासाइट में कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कोयना में जल विद्युत गृह स्थित है। भारत की प्रथम जल विद्युत गृह प्रोजेक्ट 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्र में स्थापित किया गया था। एशिया का प्रथम जल विद्युत प्रोजेक्ट जो कि है। हिमाचल प्रदेश की संजय भूमिगत जल विद्युत परियोजना एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत प्रोजेक्ट है। कोयना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित बांध है। इसके पीछे शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ है। इस बांध को जल विद्युत उत्पादन के कार्य महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। भारत में जल विद्युत केंद्र की शुरुआत वर्ष 1897 में दार्जिलिंग में हुई। दार्जिलिंग में स्थापित भारत के पहले जल विद्युत गृह की क्षमता 130 किलोवाट थी। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 41, यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुई। इसका प्रमुख कार्य जो है खनिज मानचित्र तैयार करना, खनिज नीतियों के निर्माण और खनिज संसाधनों की खोज करना है। भारतीय खनन ब्यूरो की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में हुआ था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो माउंट टिटलिस कहाँ है? तो माउंट टिटलिस जो स्थित है वो स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। माउंट टिटलिस की ऊंचाई जो है 3238 मीटर है। यह ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है, जो 8 देशों से गुजरती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है, यानी यह पर्वत आइबेरियन का प्रायद्वीप का शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। काकेशस पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के सीमा पर स्थित है। कार्पेंथियस पर्वत एक चाप के आकार की पर्वत श्रृंखला प्रणाली है। यूरोप की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो निम्नलिखित पर्वतों में से
कौन सा इटली में अवस्थित है? तो उपयुक्त में से कोई भी इटली में अवस्थित नहीं है, क्योंकि दिनारिक आल्प्स जो है वो दक्षिणी दिनारिक आल्प्स, हाँ, वो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में पर्वत है। एपीनाइन पर्वत इटली में स्थित है। एपीनाइन जो कि इसमें है ही नहीं, एपीनाइन जो है पर्वत वो इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोर्नो है। डिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया, हर्जगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो समुद्र में घनत्व बढ़ता है, तो ऐसे में समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो इसमें लवणता जो वो बढ़ती है तथा गहराई कम होती है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व बढ़ता है। दोनों कह सकते हैं। लवणता का वितरण क्षैतिज तथा लंबवत दो भागों में विभाजित किया जाता है। महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी भी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया जा सका है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो ग्रेट साल्ट झील कहाँ अवस्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसकी लवणता 220% है। सबसे अधिक लवणता वाला झील वॉन झील तुर्की में है। इसकी लवणता 330% है। मृत सागर की बात करें तो ये इजराइल और जॉर्डन में, इसकी लवणता 240% है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 47 बेतार संचार प्रणाली की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल द्वारा। आयन मंडल द्वारा बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है। आयन मंडल की ऊंचाई जो है 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का ही हम बात करें। समताप मंडल को शांत मंडल, आदर्श मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्रता, जल कण, धूल कण, वायुधून तथा सभी मौसमी घटनाएं होती है। वायुमंडल जो है 640 किलोमीटर के ऊपर का भाग है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस परत में हाइड्रोजन, हीलियम की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं। कोनधारी वन है जो अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। कोनधारी वन उत्तरी अक्षांश यानी 50 डिग्री से 60 डिग्री में, उत्तर में टुंड्रा एवं दक्षिण भाग में पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं। विश्व में इन वनों का क्षेत्र कनाडा, यूरोप, एशिया व अमेरिका में मिलता है। अमेजोनिया यानी जो ब्राजील इन वनों के अंतर्गत नहीं आता है। अमेजोनिया में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, जिसमें हाल ही में आग लग गया था। 49 की बात करें तो पॉट जोल क्या है? तो पॉट जोल कोनधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है। पॉट जोल मिट्टियाँ मुख्यतः उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर टैगा वन यानी शंकुधारी और कोनधारी प्रदेशों में पाया जाता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मुद्रा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है, यानी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क यानी मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मुद्रा, पीट या दलदली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 50 सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो नेपच्यून है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। नेपच्यून के सूर्य से सर्वाधिक दूर होने के कारण इसे सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर सतह का तापमान औसतन -224 डिग्री सेल्सियस है। नेपच्यून का वातावरण मीथेन, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों से बना है। नेपच्यून को हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। ऐसे हम डिटेल से एनालिसिस करके 50-50 क्वेश्चन का 3 सीरीज बनाएंगे और आप अच्छे से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।